तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परमा एजुकेशन चैनल पे। तो आज की क्लास जो होने वाली है गणित के पेडागोजी सीटेट 2025-26 में होने वाले एग्जाम से संबंधित होने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि उन सभी प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। खास करके उनके लिए आज की क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है, जिनका बार बार एग्जाम देने के बाद भी नहीं निकल पा रहा है, और उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जिनका पहली बार एग्जाम होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप लोगों को सहायता चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो हर एक प्रश्न को आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। देखते हैं आज आप लोग 18 में से 15 प्रश्न का टारगेट पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि आज के प्रश्न जितने भी रखे गए हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण और हार्ड प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक गणित शिक्षक बच्चों से कहता है, यह सूत्र ज्यों का त्यों याद कर लो, यही परीक्षा में पूछे जाएंगे। यह कथन किस प्रकार की शिक्षण प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो पहला हमारा कह रहा है कि केवल परीक्षा के अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से रटावटी अधिगम को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति। दूसरा कह रहा है कि गणितीय अवधारणाओं को समझने और उनकी व्यवहारिक प्रयोग करने पर आधारित दृष्टिकोण। और तीसरा कह रहा है रचनात्मक सोच और तार्किक विश्लेषण को बढ़ावा देने वाली बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। और चौथा कह रहा है समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझ विकसित करने की विधि। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। केवल यहाँ पे एक ही वस्तु पे ध्यान दिया है, साथ में यहाँ पे ज्यों का त्यों रटने की बात कर रहा है। इसमें यह पता चलता है कि जो शिक्षक है वो छात्रों को केवल रटने पर बल दे रहा है। तो इस आधार पे हमारा राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। इसकी व्याख्या क्या है थोड़ी सी उसको देख लेते हैं। व्याख्या में हम देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि जब शिक्षक केवल रटने पर जोर देता है और समझने की प्रक्रिया को अनदेखा करता है तो यह रटने की प्रवृत्ति कहलाती है। यह अवधारणा निर्माण के विरुद्ध होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका दूसरा है, जो कि और भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। इसमें पूछा गया है कि शिक्षक बच्चों को जोड़ घटाव सिखाने के लिए खेल खेल में यहाँ पे खरीदो और बेचो गतिविधि करवाता है। ये किस शिक्षण पद्धति का संकेत देता है। कह रहा है कि एक शिक्षक है जो अपने छात्रों से कहता है कि खेल खेल में कुछ चीज़ों को खरीदो और बेचो, ये किस शिक्षण पद्धति का संकेत करता है। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि खेल आधारित शिक्षण अधिगम, जिससे बच्चे अनुभव और क्रियात्मक के माध्यम से अवधारणाओं को सीखते हैं। दूसरा कह रहा है कि रटावटी विधि, जिससे छात्र केवल किताबों से उदाहरण याद करते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा कि परीक्षा केंद्र शिक्षण, जिसमें शिक्षक सिर्फ अंक प्राप्ति पर ध्यान देता है। और चौथा हमारा कह रहा है कि शिक्षक केंद्र शिक्षण, जिसमें बच्चों की सहभागिता नगण्य होती है, यानी न के बराबर होती है। तो यहाँ पे शिक्षक छात्रों से कह रहा है करने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। इसमें क्या है, खेल आधारित शिक्षण जो है, जिसमें बच्चे अनुभव के साथ यानी खुद के अनुभवों के साथ क्रियाओं के माध्यम से अवधारणा को सीखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने भी लोगों का पहला आया है एकदम सही होगा। लाइव क्लास में आप लोग एक बार सुपर चैट का भी प्रयोग करिएगा। अगर सुपर चैट का प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो एक बार सुपर चैट का भी जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार प्रयोग करिएगा कमेंट में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका व्याख्या है उस पर बात करेंगे। इसमें बताया गया कि यह आनंदपूर्ण अधिगम का उदाहरण है, जहाँ बच्चे करके सीखते हैं, जिससे भय मिटता है और यहाँ पे गणित में रुचि लेते हैं। अगर नेक्स्ट प्रश्न यानी तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। ये प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यदि गणित शिक्षण केवल, देखिए केवल पे बल दिया है, केवल कुछ तेज छात्रों से प्रश्न पूछता है और कमजोर छात्रों को मौन रखता है तो यह किस समस्या को जन्म देता है। पहला हमारा कह रहा है कि यह सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। देखिए केवल कुछ ही बच्चों को यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पे सभी को एक साथ लेके नहीं चल रहा है। इस आधार पे हमारा ये पहला गलत हो गया। कह रहा है ये सभी बच्चों के लिए समान अवसरों की कमी उत्पन्न करता है, जिससे सीखने की गति को प्रभावित करता है। एकदम सही, दूसरा राइट आंसर होगा। तीसरा कह रहा है यह शिक्षक को सभी छात्रों की समझ पर सटीक मूल्यांकन की सहायता देता है। नहीं, यह गणितीय कौशल के गहन अभ्यास को अवसर नहीं दे रहा है, केवल कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पे। व्याख्या देख लेते हैं क्या कर रहा है। व्याख्या में बताया गया है कि शिक्षा में समान अवसर अधिगम आवश्यक है। असंतुलित यहाँ पे सहभागिता कमजोर छात्रों में आत्मविश्वास की कमी लाती है। एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। क्लास अगर आज की बेहतर लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। यहाँ पे देखिए हमारा चौथा प्रश्न करा है कि शिक्षक क्षेत्रफल की, यहाँ पे क्षेत्रफल यानी किसी चीज़ का क्षेत्रफल की अवधारणा समझाने के लिए बच्चों से कहता है अपने खेत या घर के फर्श का क्षेत्रफल निकालो। मान लीजिए किसी बच्चे का खेत ये है, 4 लोगों का है, ये अपना क्षेत्रफल निकालो। ये किस प्रकार की शिक्षण विधि है।
पहला हमारा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वास्तविक जीवन से जोड़कर खेतों पे जाएगा बालक, या फिर फर्श की अपने जो लंबाई चौड़ाई है उसको मापने के लिए यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक से संबंधित होगा। जोड़कर अधिगम, जहाँ बच्चे अपने अनुभवों के माध्यम से सीखने और गणित को समझते हैं, ये तो सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है केवल संवैधानिक ज्ञान पर आधारित शिक्षण जिसमें कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। केवल की बात क्या है, तो ये गलत हो गया, एक पे ही बात कर रहा है। कह रहा सूत्र याद कराने की बात कर रहा है। केंद्र शिक्षित तर्क, यहाँ पे गणितीय तर्क की जगह रटना पे बल दे रहा है, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है गणना आधारित शिक्षण में जो केवल अंक की गिनती तक सीमित है, ये भी आपका गलत है। राइट आंसर आपका पहले के साथ जाएगा, क्योंकि वो वास्तविक जीवन से जोड़कर वहाँ पे सीख रहा है, जैसे घर का फर्श हो गया, फिर खेतों पे जाकर बालक उसे नापेगा। आगे बढ़ रहे हैं, इसकी जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि यह जीवना अनुभव से जोड़ता है, यानी जीवन के साथ अनुभव को जोड़ता है और कहलाता है। इस प्रकार का अधिगम बच्चों के पूर्व ज्ञान से सक्रिय कराता है, यानी जो भी सीखें उसके आधार पर यहाँ पे बात कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे 5वें प्रश्न की, तो इसमें कह रहा है हमारा कि यदि शिक्षक कहता है कोई बात नहीं, गलती हुई तो उसे सीखो और दोबारा प्रयास करो, तो यह कौन सी शिक्षण शैली है? तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि त्रुटि को अवसर मानने वाले शिक्षण पद्धति को जो आत्म विश्लेषण और सुधार को प्रोत्साहित करता है, सही है। दूसरा हमारा कह रहा है कि त्रुटि दंड देने के यहाँ पे वाली पारंपरिक शिक्षण प्रणाली, दंड नहीं देना है, त्रुटियों से सीखता है बालक, तो ये गलत हो गया। तीसरा कह रहा है केवल परीक्षा में अंक लाने पर केंद्रित नहीं होगा, यह भी आपका गलत हो गया। चौथा कह रहा है एक पक्षी, केवल एक ही पर बल देने की बात कर रहा है। शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए, जिसमें संवाद नहीं है। ये देखिए इसमें तीन खामियां हैं, एक पक्षी है, दूसरा केंद्र से यहाँ पे शिक्षक केंद्रित में रखा है, और तीसरा संवाद नहीं कर रहा, तो ये आपका गलत हो गया। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले के। जितने भी लोगों का पहला आया है 5वें का एकदम सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें, कमेंट आप लोग जरूर करिएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या में कहा है त्रुटि विश्लेषण दृष्टिकोण छात्रों में आत्मविश्वास और सुधार की भावना को उत्पन्न करता है, सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपका छठा है। छठा प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही हो पाता है। ये प्रश्न है, कह रहा है कि एक शिक्षक कहता है ये सवाल केवल इसी एक तरीके से हल होगा, अन्य सभी तरीके गलत है। यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? मतलब कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 से लेके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कोई प्रश्न का, इसमें से केवल एक ही सही होगा। यह दृष्टिकोण किसको दर्शाता है? तो पहला कारण रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली लचीले दृष्टिकोण नहीं हो सकता। कह रहा है कठोर एकांगी मतलब केवल एक ही शिक्षण विधि को सोच को स्थान नहीं दिया जाता है, सही है। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण जहाँ पर बच्चा अपने तरीके से उत्तर खोजता है, अपने तरीके से नहीं खोज रहा है, किसी एक ही तरीके से उत्तर होगा, सभी को एक ही तरीके से सीखना है। चौथा कह रहा है विश्लेषणात्मक बांटकर, यानी यहाँ पे आलोचनात्मक, ये भी नहीं हो रहा है, विकास करने वाली प्रक्रिया नहीं है, इस आधार पे ये भी गलत है। राइट आंसर इसका जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा आया एकदम सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया गया है गणित में विविध सोच यानी मल्टीपल जो मेथड है महत्वपूर्ण है। केवल एक तरीका थोपना बच्चों की रचनात्मक जो कौशल शक्तियां हैं, जो भी तरीका है उसको क्या करता है, ये रोकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 7वें प्रश्न की, तो 7वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि शिक्षक कहता है हर बच्चा अपने तरीके से सवाल हल करे, यानी खुले अंत वाले प्रश्नों की बात कर रहा है, मैं केवल मार्गदर्शक हूँ, तो ये किस प्रकार का अधिगम है? पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे कि आत्म अन्वेषण आधारित शिक्षण जिसमें छात्र स्वयं समाधान खोजते हैं। दूसरा कह रहा है कि अनुकरण पर आधारित शिक्षण जिसमें बच्चे केवल शिक्षक की नकल करते हैं। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है एक तरफा निर्देश आधारित शिक्षण जिसमें संवाद की कमी होती है। और चौथा कह रहा है कि केवल अंक प्राप्ति कर आधारित होने चाहिए। देखिए 7वां का यह प्रश्न केवल दिया है, एक तरफा दिया है, अनुकरण दिया है, ये तीनों आपके क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक, यहाँ पे केवल शिक्षक ही यहाँ पे कह रहा है कि होनी चाहिए नकल के आधार पे, तो ये तीनों के गलत होंगे। राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आत्म अन्वेषण यानी खुद से खोजना आधारित शिक्षण है जिसमें छात्र स्वयं से खोज रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, आपका पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला है एकदम सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया गया है स्वनिर्देशित अधिगम बच्चों में जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को विकास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे 8वां है। 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि गणित शिक्षण बच्चों से पूछता है, क्या पूछता है, कह रहा है कि क्या तुमने कभी चीजें तौलते हुए देखी हैं और फिर मापन का पाठ पढ़ाता है, और ये किस प्रकार का सिद्धांत है? कह रहा है कि शिक्षक बच्चों से पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई चीज तौलते हुए देखी है, अगर देखी है तो चलिए मापन का पाठ पढ़ते हैं और इस सिद्धांत का आधारित क्या है। पहला कह रहा है कि बच्चों के पूर्व अनुभवों से नया ज्ञान जोड़ने की रचनावादी प्रक्रिया, ये तो सही लग रहा है। दूसरा हमारा कह रहा है कि बिना किसी संदर्भ के सूत्र याद कराने की बात नहीं कर रहा है।
यहाँ पे तीसरा करा है गणना की यांत्रिक अभ्यास दोहराने की भी बात नहीं कर रहा है। और चौथा करा कि शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए जिसमें भागीदारिता नहीं हो छात्रों की, ये भी गलत है। राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा? यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा। जितने भी लोगों का पहला आया एकदम सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। करा कि जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की भावना है आधारित होती है जहाँ पर नया ज्ञान और अनुभवों को जोड़ा जाता है। ये छात्रों से है। 9वां प्रश्न है, अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुपर चैट का एक बार प्रयोग करिएगा सभी लोग, ठीक है। एक बार सुपर चैट का भी प्रयोग कर लीजिएगा, हमारे लिए फीडबैक होगा। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि गणित शिक्षक बच्चों को समूह में बांटकर उन्हें तालिका बनाने और प्रस्तुति देने का कार्य देता है, यह क्या दर्शाता है? तो पहला हमारा कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम, जिससे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सहकार्य करते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा आधारित अधिगम, जिसमें हर छात्र अकेले कार्य करता है। और तीसरा कह रहा है कि परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण को केवल अंकों पर केंद्रित होनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि निर्देशात्मक शिक्षण, जिसमें शिक्षक सारी गतिविधियां स्वयं करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ पे आपको ढूंढना है कमियां। व्यक्तिगत स्पर्धा की बात कर रहा है, केवल कुछ ही बच्चों को कह रहा है। परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण और केवल अंकों पर आधारित कर रहा है। निर्देश देने की बात कर रहा है, जिसमें सारी गतिविधियां स्वयं करता है शिक्षक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिक्षक की बात किया है, यहाँ पे अंकों की बात किया है, यहाँ पे केवल कुछ बच्चों की बात किया है। लेकिन सहयोगात्मक अधिगम और एक दूसरे से सीखने की बात केवल यानी पहले ऑप्शन में कह रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो होगा आपका सही होगा। व्याख्या में क्या कहा गया है, देखिए, टीम लर्निंग दृष्टिकोण सामाजिक और गणितीय दोनों दक्षताओं को बढ़ाता है। अगर हम 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि शिक्षक का, यहाँ पे गणित शिक्षक कहता है, एक शिक्षक है गणित का, वो कहता है कि पहले मैं बोलूँगा, तुम या बाद में बोलना। बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता है, ये किस प्रकार की स्थिति है? यानी शिक्षक ही क्या कहता है, बोलता है, समझता है और कहता है। इसमें छात्रों की कोई भागीदारिता नहीं होती है, यानी अवसर नहीं मिलती है। तो ये जो प्रक्रिया है, स्थिति है, कैसी है? तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे शिक्षक केंद्रित अधिगम, जिसमें संवाद का अभाव होता है। और दूसरा कह रहा है कि संवादात्मक शिक्षण, जहाँ शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण, जिसमें बच्चे अपनी सोच को साझा करते हैं। और यहीं पे चौथा कह रहा है कि सहयोगात्मक शिक्षण, जहाँ सभी बच्चे भाग लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहयोगात्मक की बात नहीं हुई, इसमें अवसर यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है बालकों को। बाल केंद्रित न है यहाँ पे छात्र, यहाँ पे शिक्षक केंद्रित है। संवाद का कोई यहाँ पे संभावना ही नहीं बन रही है, दोनों को सक्रिय भागीदारिता ही नहीं मिल रही है। शिक्षक केंद्रित अधिगम, जिसमें संवाद का अभाव है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि गणित शिक्षण में यदि शिक्षक बच्चों को स्वयं आकृति बनाने, उनका नामकरण करने और उनके गुणों को खोजने का अवसर देता है, तो यह किस प्रकार की अधिगम को बढ़ावा देता है? तो पहला हमारा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बच्चों को केवल पुस्तक में दी गई आकृतियों तक सीमित, देखिए केवल शब्द दिया है, इसलिए पहले ही काट दीजिए। दूसरा कह रहा शिक्षक के द्वारा हर आकृति का अर्थ समझना यहाँ पे छात्रों को होना चाहिए, यहाँ पे शिक्षक को नहीं होना चाहिए। हमेशा आप बालक को रखेंगे केंद्र में। यहाँ पे तीसरा हमारा कह रहा बच्चों को रचनात्मकता और अनुभवात्मक अधिगम विकास करने की बात कर रहा है, सही है। केवल यहाँ पे परिभाषाएं याद करने के लिए कर रहा है, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा सही होगा। व्याख्या की अगर बात करें इसमें, तो व्याख्या में बताया गया है, यह दृष्टिकोण बाल केंद्रित और रचनात्मक अधिगम की दिशा में जाता है। यहाँ बच्चे स्वयं अनुभव से सीखते हैं। इस प्रक्रिया में समझ और सृजनात्मकता दोनों का विकास होता है, सही है। आगे बढ़ रहे हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे 12वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि यदि शिक्षक गणित की कक्षा में बच्चों को एक जटिल समस्या देता है और उन्हें समूह में समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है, तो यह किस प्रकार की शिक्षण रणनीतियाँ हैं? तो यहाँ पे देखिए समूह में कार्य करने के लिए बात कर रहा है यहाँ पे 12वें का। तो यहाँ पे कह रहा है निष्क्रिय नहीं है, जब समूह में है तो सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। गतिविधि आधारित है, एकदम सही है। सहयोगात्मक है, सही है। रणनीति अपनाती है, सही है। मौखिक पुनरावृत्ति दोहराने की बात नहीं हो रही है, तो गलत है। केवल यहाँ पे अभ्यास की बात कर रहा है, यह भी गलत है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉइंट है और यहाँ पर भी नेगेटिव पॉइंट है। तो राइट आंसर आपका दूसरा बचेगा पॉजिटिव। राइट आंसर आपका जाएगा इसमें दूसरे के साथ जाएगा 12 का। इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो व्याख्या में क्या बताया गया है कि समस्या समाधान और समूह कार्य से बच्चे जो होते हैं सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह सक्रिय अधिगम और समस्या समाधान कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जल्दी से और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सुपर चैट का इस बार प्रयोग करिएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग।
कह रहा कि जब शिक्षक नई अवधारणा सिखाने से पहले छात्रों से उनके अनुभव और पहले से ज्ञात तथ्यों के बारे में चर्चा करता है तो ये किस प्रकार का सिद्धांत, यानी पूर्व ज्ञान की बात कर रहा है, इतना याद रखिएगा। तो पहला हमारा कह रहा प्रत्यक्ष शिक्षण, यहाँ पे कह रहा प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धति नहीं। दूसरा कह रहा संरचनावादी अधिगम का सिद्धांत, सही है। व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है, रटने की विधि नहीं है। राइट आंसर जो जाएगा आपका संरचनावादी के साथ जाएगा, निर्माण करने की बात कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। तो व्याख्या में बताया गया है रचनावादी जो होता है, संरचनावादी सिद्धांत में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को अधिगम का आधार माना जाता है। पूर्व ज्ञान पूछेगा तो संरचनावादी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो बालक पहले सीखा है उसके माध्यम से सीखेगा तो संरचनावादी होगा। संरचना यानी स्वयं से रचना कर रहा है उसके ज्ञान पर माना जाता है, नई जानकारी पुराने ज्ञान से जोड़कर निर्माण करती है। अगर नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करें 14वें प्रश्न पे, तो ये करा है गणित शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले सतत क्या होता है, लगातार होता है, और व्यापक मतलब क्या होता है, के बाद होता है, के उपरांत या बाद, ठीक, के उपरांत या बाद में होता है। तो पहला हमारा कह रहा है छात्रों को केवल दिया है तो तुरंत काटिए, नेगेटिव है। दूसरा का छात्रों के अधिगम को निरंतर समझना और सुधार देना, सही है। हर बच्चे को केवल एक जैसे अंक देना नहीं, केवल यहाँ पे कठिन प्रश्न पूछना ये भी गलत है। तो सतत मतलब होता है लगातार, और मूल्यांकन का मतलब होता है क्या बात। जैसे क्या है सतत का मतलब, जैसे आपने एक गणित का सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, उस पर कुछ प्रश्न सॉल्व कर दिए, ये लगातार होगा, यहाँ पे सतत हो गया। लेकिन एक बुक के सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, उसकी सभी सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद बुक को पूरा, उस पर आप एग्जाम ले रहे हैं या फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये होगा आपका व्यापक मूल्यांकन। तो ये होगा आपका राइट आंसर। आपका पहले के जो 14 का राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, जितने भी लोगों का दूसरा आएगा एकदम सही होगा। आगे बढ़े यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। तो व्याख्या में बताया गया है कि CCE का उद्देश्य केवल मूल्यांकन नहीं बल्कि अधिगम प्रक्रिया की निरंतर निगरानी और सुधार, ताकि बच्चे की प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का करा शिक्षक जब गणित सिखाने में चार्ट, ब्लॉक, मॉडल और अन्य सामग्री का उपयोग करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला करा कक्षा को सजाना, दूसरा करा बच्चों को अवधारणा का व्यवहारिक अनुभव देना, और तीसरा करा बच्चों का समय व्यर्थ करना, और चौथा करा है कि केवल शिक्षण की सुविधा बढ़ाना। केवल शब्द दिया है तो काटिएगा तुरंत, याद रखिएगा बच्चों को समय व्यर्थ नहीं करना, ये भी काट दीजिएगा। बच्चों को अवधारणा और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना दूसरा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। व्याख्या पे क्या कहा गया है कि TLM का प्रयोग जो होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग जो होता है, वास्तविक अनुभव दिलाकर अधिगम को ठोस बनाता है, उससे अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 करा है गणित में बच्चों को क्यों, कैसे और क्या होगा यदि जैसे प्रश्न पूछते हैं तो इसके लिए प्रेरित किस शिक्षण विधि के द्वारा विशेष मानी जाएगी। तो पहला करा है कि अन्वेषण आधारित शिक्षण में रटने पर नहीं होगा, नेगेटिव है कर दीजिएगा। मौखिक पे नहीं होगा, एक तरफा व्याख्यान नहीं होगा। राइट आंसर अन्वेषण आधारित खोज पे होगा। राइट आंसर पहले के साथ जाएगा जितने भी लोगों का आया है 16वें का। व्याख्या में बात करें तो यहाँ पे कहा है जब शिक्षक बच्चों से जिज्ञासा जगाता है और उन्हें खुद खोजने देता है तो अधिगम गहराई से होती है, और यहाँ पे कह रहा है कि इक्वली बेस्ड जो लर्निंग है उसका उदाहरण बन जाता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका 17वां। 17 पे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है यदि शिक्षक बच्चों की गलतियों का विश्लेषण करता है और उसके आधार पर पुनः शिक्षण की यहाँ पे योजना बनाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला हमारा कह रहा है कि बच्चों को दंड देना, दूसरा बच्चों की कमजोरियों को समझना और सुधार देना, एकदम सही होगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया गया है कि त्रुटि विश्लेषण अधिगम प्रक्रिया को समझने और बच्चों की सोच की दिशा को जानने में मदद करता है, जिससे सुधारात्मक शिक्षण की योजना बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जब शिक्षक बच्चों को छोटे समूहों में विभाजित कर देता है और उन्हें मिलजुल कर समस्या को समाधान करने के लिए कहता है तो इसका उद्देश्य क्या है। पहला हमारा कह रहा है कि प्रतियोगिता बढ़ाना, दूसरा कह रहा है सामाजिक और संयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, तीसरा कह रहा है बच्चों को एक दूसरे की तुलना करना, चौथा कह रहा है कि कक्षा का नियंत्रण करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किस में देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में एक बार अपने अपने ग्रुपों में शेयर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार सुपर चैट जरूर करिएगा आज की क्लास के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोगों का दिन शुभ हो और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, यही कामना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।